हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्लेक्सीडेंडेंट एंड एम्बीडेंडेंट लिगेंड। फर्स्ट टू लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस 37 क्वेश्चंस का मैंने वीडियो डाल दिया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में, गेट में, टीफर में, नेट में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें डाल दिए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू होता है फ्लेक्सीडेंडेंट या फिर एम्बीडेंडेंट लिगेंड। Ligand denticity is depends upon the experimental data और the experimental condition। मीन्स क्या कह रहा है कि आपके लिगेंड की जो डेंटिसिटी होगी, जो कापा वैल्यू होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? सुटेबल कोऑर्डिनेशन नंबर, साइज ऑफ द मेटल आयन एंड द पीएच। फॉर एग्जांपल अगर पीएच को देखें, अगर आपका पीएच डिक्रीज हो रहा है, मीन्स एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल इंक्रीज एंड साइट्स आर फिल्ड बाय एच पॉजिटिव आयन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इथिलीन डायमीन का यूनिट है। इस केस में क्या है कि नाइट्रोजन का जो साइट था वो हाइड्रोजन आयन ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब यहाँ पे डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? डेंटिसिटी इस केस में डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो वैकेंट साइट था वो वैकेंट साइट आपका हाइड्रोजन ने आके ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो अगर एसिडिक कंडीशन हो जाए या मेरे पास एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो उस केस में डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है कोबाल्ट CO3 NH3 का 5 और कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोबाल्ट है वो 3D से बिलोंग करता है, और अगर ये 3D से बिलोंग करेगा, जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट यहाँ पे क्या है? बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। 3D के केस में जो मेरे बाइडेंडेंट लिगेंड है वो वहाँ पे डेंटिसिटी 1 शो करेगा। तो यहाँ पे कार्बोनेट का डेंटिसिटी कितना हो जाएगा? 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर मेरी मेटल एटम 4D या 5D से बिलोंग करती है, तो मेरे जो कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट होंगे वो बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर मेरा मेटल एटम 3D से बिलोंग करता है, 3D से बिलोंग करते ही जो मेरा बाइडेंडेंट लिगेंड है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, वो वहाँ पे डेंटिसिटी 1 में जाएंगे, काप्पा वैल्यू विल बी 1। नेक्स्ट है आपके पास यूरेनियम CO3 का थ्राइस O2 और कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यूरेनियम आपको पता है कहाँ से बिलोंग करेगा? 4D ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करेगा। तो अब जो मेरा कार्बोनेट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? एक अगर 2 साइड प्रोवाइड करेगा तो 3 कितना साइड प्रोवाइड करेंगे? 6, और 2 साइड ऑक्सीजन की तरफ से आएंगी तो 6 और 2 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। यानी कि यहाँ पे डेंटिसिटी कार्बोनेट का कितना है? 2। कापा वैल्यू विल बी 2। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज एम्बीडेंडेंट लिगेंड। अगेन यहाँ पे आपके पास सीरियम है CeNO3 का 6 और कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद। तो यहाँ पे सीरियम 4D, अगेन 4D सीरीज से बिलोंग करेगा, तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। शेप हो जाएगी आपकी आइकोसाहेड्रल। When the ligand have more than one ligating site but do not operate more than one at once। एम्बीडेंडेंट लिगेंड में क्या होगा? आपका जो लिगेंड है उसके पास एक से ज़्यादा साइट होंगे, लिगेटिंग साइट, जिसके साथ वो सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड कर सकता है। बट एक टाइम पे वो अपनी एक ही साइट का यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे वो दोनों साइट का यूज़ कर रहा है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही साइट का यूज़ करेगा, एक ही तरफ से बाइंड करेगा, यानी कि दोनों साइट्स को साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ, अगर आपके पास आइसोसाइनेट है तो वो एक बार वो नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा और सेकेंड टाइम में वो कार्बन की तरफ से बाइंड कर सकता है। थायोसाइनेट में भी यही है कि एक बार वो सल्फर की तरफ से बाइंड कर सकता है और दूसरी बार वो नाइट्रोजन की तरफ से बाइंड कर सकता है। द बाइंडिंग कैन नॉट ऑपरेट साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों तरफ से बाइंडिंग विल नॉट पॉसिबल। तो इसमें एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा आइसोसाइनेट, साइनेट, थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज सॉफ्ट मेटल और द एथ्स प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बात तो अपने आप याद रखिए कि जो नॉफ है मेरा, नॉफ NOF, ये किस तरह के बेस होंगे? ये हार्ड बेस होंगे। और इनके जो अपोजिट होंगे, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, जो ये आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ये किस तरह के बेस हो जाएंगे? ये मेरे सॉफ्ट बेस हो जाएंगे। तो अगर मेरा सपोज मैं मेटल को थायोसाइनेट के साथ बाइंड करवा रही हूँ, तो अगर सल्फर की तरफ से बाइंडिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सॉफ्ट
नेचर है मेरा, सॉफ्ट बाइंडिंग हो रही है, और अगर मेरी बाइंडिंग नाइट्रोजन की तरफ से हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है मेरी वो भी हार्ड नेचर की है, दैट इज़ वाई मेरी जो बाइंडिंग है वो हार्ड साइड की तरफ से प्रेफर हो रही है। तो एच प्रिंसिपल आपको ये बताएगा कि हार्ड की बाइंडिंग हार्ड के साथ होगी और सॉफ्ट की बाइंडिंग सॉफ्ट के साथ होगी, मीन्स हार्ड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड सॉफ्ट विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो एम्बिडेंट लिगेंड जनरली फेवरेबल द लिंकेज आइसो। सो ये आपको पता ही है कि जो मेरा एम्बिडेंट लिगेंड होगा वो लिंकेज आइसोमराइजेशन को फॉलो करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा लिगेटिंग साइट्स हैं, एंड लिगेटिंग साइट्स इन एम्बिडेंट लिगेंड इज जनरली डिसाइडेड बाय वेरियस फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एम्बिडेंट लिगेंड है कि वो किस तरफ से बाइंड करेगा, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज द एच प्रिंसिपल, पीएच, सिम्बायोसिस, स्टेबिलिटी फैक्टर एंड द स्टेरिक फैक्टर। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज़ द एच प्रिंसिपल। पहले ही बता देते हैं कि एच प्रिंसिपल जो है वो कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एज सच ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, बिकॉज इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो एच प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, बट स्टिल दे आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। सो यहाँ पे क्या होगा कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज बाय साइज रेशो। आपका चार्ज बाय साइज रेशो पे डिपेंड करेगा, आपका चार्ज कितना ज़्यादा है और आपका साइज़ कितना कम है, उस रेशो पे आपकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करेगी। सो अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल, मेटल विद हार्ड चार्ज फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हार्ड लिगेंड। मीन्स अगर आपका मेटल हार्ड है तो वो हार्ड लिगेंड के साथ बाइंड करेगी, मेटल सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट लिगेंड के साथ बाइंड करेगी, और इस तरह से जो आपके कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स आपके ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब हार्ड एसिड, हमें पता है मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल आपका हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगी, मीन्स मेटल आपकी एसिड की तरह बिहेव करेगी, और आपका जो लिगेंड है वो आपका लुईस बेस की तरह परफॉर्म करेगा। तो हार्ड एसिड की तरह बिहेव कब करेगा आपका, जब आपका स्मॉल साइज होगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा आपके सेंट्रल मेटल एटम पे, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। सो इसमें एग्जांपल आ सकते हैं बेरिलियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Fe+3, क्रोमियम +3, जिरकोनियम +4, थैलियम +4, सिलिकॉन +4 एंड Ti+4। तो यहाँ पे आप देखिए साइज कम है और चार्ज ज़्यादा है, तो ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और हार्ड बेस की तरह कौन सा बिहेव करेगा, नॉफ, बार बार बोल रहे हैं, NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जहाँ पे ये लिगेटिंग साइट होगी तो मैं ये मेरे हार्ड बेस की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल आ सकता है वाटर, अमोनिया, फ्लोराइड, अल्कोहल, अमीन, सल्फेट एंड कार्बोनेट। अब आता है सॉफ्ट एसिड में क्या होगा, जहाँ पे मेटल का साइज बड़ा हो जाएगा, पोलराइजेबल होगा, एंड वहाँ पे चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चार्ज कम और साइज बड़ा, जैसे Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, तो ये कैसी है, सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट बेस में क्या होगा, अगेन लार्ज साइज हो जाएगा, डिफ्यूज होगा, पोलराइजेबल होगा, एंड वहाँ पे जो आपका चार्ज है वो कम रहेगा। सो जैसे R2S है, पोलराइजेबल चेंजेस उसमें लो होंगे, R3P है, I नेगेटिव, H नेगेटिव, R3AS। तो ये क्या है, मेरे यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी जो है एनायन का वो कम है, तो ये मेरे सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेंगे। H नेगेटिव इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ सॉफ्ट बेस, बिकॉज यहाँ पे H नेगेटिव एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसका जो आयनिक रेडियाई है वो बढ़ जाता है, और पोलराइजेबिलिटी जो है वो एनायन की इंक्रीज हो जाती है। दूसरा हमारे पास आता है सॉफ्ट बेस में साइनेट आयन, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड एंड आइसोथायोसाइनाइड, MgO। इनको सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में इसलिए डाला जाता है बिकॉज दे हैव डिफ्यूज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये मेरे सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आएंगे। बॉर्डर लाइन में आपके पास एसिड में आ सकता है फीकोनिकुंजन, बार बार पढ़ते हैं फीकोनिकुंजन, और किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और बेस में आ जाएगा आपके पास अजाइड N3 नेगेटिव। ठीक है, क्या हमने डिस्कस किया, हमने पढ़ा कि सबसे पहले हार्ड एसिड कौन सा होगा, जहाँ पे मेटल का साइज छोटा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। हार्ड बेस जहाँ पे NOF याद रखना है, NOF,
सॉफ्ट एसिड जहाँ पे मेटल का साइज बड़ा हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा। सॉफ्ट बेस अगेन साइज बड़ा हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी अनायन की। और इसके अंदर हमने उन बेसिस को डाला जो डिफ्यूज बाइमोलिकुलर ऑर्बिटल रखते हैं, दैट इज कार्बोनिल हो सकता है, साइनेट हो सकता है, थायोसाइनेट हो सकता है, आइसोथायोसाइनेट हो सकता है, आइसोसाइनाइड हो सकता है। बॉर्डर लाइन पे हमने फीको निकुंजन रखा, सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे। और बेस में हमने रखा अजाइडाइन N3 नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ एचसब प्रिंसिपल। एचसब प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशन है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही हो जाएगा कि इट डील्स विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हार्ड के साथ जाके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और सॉफ्ट के साथ जाके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मीन्स ये हमें बताएगा कि मेरा कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंड, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ Hg+2 विद हैलाइड। अब देखते हैं कि जैसे मेरे पास Hg+2 है, ठीक है, तो हमें पता है कि Hg+2 कैसा एसिड है, हार्ड है कि सॉफ्ट है? सॉफ्ट एसिड है, क्योंकि साइज बड़ा है और चार्ज जो है वो कम है। तो अगर ये सॉफ्ट है तो इसका मतलब ये किसके साथ बाइंड करना चाहेगा? सॉफ्ट के साथ ही बाइंड करना चाहेगा। तो अगर मैं Hg+2 में X नेगेटिव लूँ, मैंने लिगेंड लगाया और मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना HgX, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो अगर ये मेरा सॉफ्ट एसिड है तो ये सॉफ्ट बेस की तरह काम करेगा। ये क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिलेगा, जो डीपीपी हमने डिस्कस की है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्डर किस तरह से, अगर मेरे पास है हेलोजन फैमिली, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसके साथ बाइंड करने की टेंडेंसी होगी? I नेगेटिव के साथ। आफ्टर दैट ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि मेरा Hg का सॉफ्ट एसिड, तो सॉफ्ट के साथ कंबाइन करेगा, इसीलिए ये I नेगेटिव के साथ ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा कंबाइन करने की कंपैरिजन टू F नेगेटिव के साथ, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल हूँ, Fe+3 है और अगेन मैंने कोई X लिगेंड यहाँ पे लगाया, तो FeX कॉम्प्लेक्स बना, +2 चार्ज आया, ठीक है। तो अब मेरी Fe+3 हमें पता है क्या है? हार्ड एसिड है। हार्ड एसिड है तो किसके साथ कंबाइन करना चाहेगा? हार्ड के साथ। और हार्ड अगर मैं अगेन हेलोजन फैमिली लूँ तो वहाँ पे हार्ड कौन हो जाएगा? फ्लोराइड, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका आयोडाइड। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है। थर्ड, ये क्या चीज़ बताएगा? टू प्रिडिक्ट द प्रेफर्ड साइट ऑफ द एम्बिडेंट लिगेंड, कि एम्बिडेंट लिगेंड अपनी किस साइट के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन करेगा। देखिए, अगर आपकी सेंट्रल मेटल एटम हार्ड है तो वो एम्बिडेंट लिगेंड की हार्ड साइड से बाइंड करेगी, और अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम सॉफ्ट है तो एम्बिडेंट लिगेंड की सॉफ्ट साइड से वो बाइंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल आपके पास 20 थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, और आपने लिगेंड डाला H2O3, तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल है दैट इज Ag पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव कैसे है? सॉफ्ट एसिड है। तो अगर ये सॉफ्ट एसिड है और H2O3 में 2 लिगेटिंग साइट है, एक लिगेटिंग साइट आपकी सल्फर की तरफ से है, दूसरी लिगेटिंग साइट आपके ऑक्सीजन की तरफ से है, तो ये किसकी तरफ से बाइंड करेगा? अगर मेरा मेटल सॉफ्ट है तो ये सल्फर की तरफ से बाइंड करेगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ना कि ऑक्सीजन की तरफ से बाइंड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन साइड क्या है? आपकी हार्ड साइड है, तो वहां से बाइंड नहीं करेगा, दैट विल नॉट पॉसिबल, इट विल बाइंड थ्रू दी सल्फर साइड। ओके, आप डायग्राम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो ये मेटल के साथ सल्फर की साइड के थ्रू बाइंड करेगा। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है बहुत बार, और ये डीपीपी में भी है सेम स्टेटमेंट। विद CO कार्बोनिल, जो आपका सॉफ्ट बेस है, मेटल विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइन, कि जो आपके सॉफ्ट बेस होंगे वहाँ पे मेटल भी आपका क्या होना चाहिए? लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होना चाहिए, ठीक है। और सिग्मा जो बॉन्डिंग वाले लिगेंड होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड के लिए मेटल आपका कैसा होना चाहिए? मेटल आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होना चाहिए। तो अगर मैं निकल लूँ, यहाँ पे निकल मेरा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये 4 कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा और निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। बट अगर मैं निकल +2 में लूँ और फिर 4 कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो वो वहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि निकल +2 जो है वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू करेगा? वो हार्डनेस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और क्योंकि कार्बोनिल मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेस है, पाई एसिड लिगेंड है, तो वो उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, तो उस केस में मेरा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा जब निकल मेरा +2 में है। निकल का कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल के साथ कब बनेगा? जब निकल मेरी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। So metal carbonyls are generally stable when metal ions are generally in 0 oxidation state or a very low oxidation state, because CO is a soft ligand having pi electronic cloud, ठीक है।
नेक्स्ट जैसे आपके पास है Ag पॉजिटिव Au पॉजिटिव, तो दोनों सॉफ्ट है, तो यहाँ पे हम सॉफ्ट लिगेंड यूज़ कर लेते हैं, सॉफ्ट बेस यूज़ कर लेते हैं, दैट इज साइनाइड। और सॉफ्ट लिगेंड इनके साथ कंबाइन करके कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसका हम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन करने के लिए। So in metallurgical process, the cyanide complex of Ag positive and Au positive are generally formed in the extraction of these process metal. Still, it is not फुल प्रूफ कि इसका यूज़ किया जाता है सब प्रिंसिपल का इन सब चीज़ों के लिए, बट अभी भी ये जो मेथड है आपका वो फुल प्रूफ मेथड नहीं है। अब इसके लिमिटेशंस देखते हैं। जैसे आपके पास ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है AgNH3 ट्वाइस, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज। Ag मेरी सॉफ्ट मेटल है, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन की तरफ से बाइंडिंग होगा तो नॉफ अगेन क्या है, हार्ड साइट है। यहाँ पे क्या है, हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बट स्टिल द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि दिस कॉम्प्लेक्स डजंट फॉलो द रूल ऑफ एच सब प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे सेकेंड आप देखें FeSCN6 और 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे Fe हार्ड है क्योंकि Fe+3 में है, और साइनाइड में थायोसाइनाइड में सल्फर की तरफ से बाइंडिंग है, तो ये कैसा है, सॉफ्ट लिगेंड है। अकॉर्डिंग टू एच सब दिस कॉम्प्लेक्स विल नॉट एग्जिस्ट। अगर एच सब प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो कॉम्प्लेक्स आपका नहीं बनना चाहिए, बट स्टिल द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एच सब प्रिंसिपल। डायग्राम आप देख सकते हैं, Fe में सल्फर की तरफ से बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड ए जनरल आइडिया कॉल्ड थंब रूल, बट इट इज नॉट अ फुल प्रूफ मेथड। देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट फॉलो द एच सब प्रिंसिपल, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है या जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सिम्बायोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिम्बायोसिस में क्या है, ये एक तरह की रिलेशनशिप कह सकते हैं आप। होगा क्या इसमें कि यहाँ पे जो मेरा लीगेंड है, अगर मेरा लीगेंड सॉफ्ट है तो वो मेटल को सॉफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर मेरा लीगेंड हार्ड है तो वो मेटल को हार्डनेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। क्या है कि ये लीगेंड पे डिपेंड करता है कि लीगेंड मेटल के नेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा सिम्बायोसिस में। अगर लीगेंड सॉफ्ट है तो वो मेटल को सॉफ्टनेस की तरफ लेके जाएगा, और अगर लीगेंड मेरा हार्ड है तो वो मेटल को हार्डनेस की तरफ लेके जाएगा। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास COCN5 X, यहाँ पे अब क्या करेगा, X का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड 3 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन्स हार्ड मेटल है। Then the ligand change the behavior of metal and make it soft. अब X क्या हो सकता है, देखिए अगर साइनाइड के साथ बाइंड कर रहा है, साइनाइड मेरा सॉफ्ट है, तो मुझे X ऐसा लिगेंड चाहिए जो क्या करे, जो मेटल को सॉफ्टनेस की तरफ लेके जाए, ना कि हार्डनेस की तरफ। तो अगर मैं फ्लोराइड एज अ लिगेंड सोचूं कि मैं फ्लोराइड आयन लगा सकती हूँ, तो फ्लोराइड क्या करेगा, मेटल को हार्डनेस की तरफ लेके जाएगा, तो फ्लोराइड के साथ आप स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। बट अगर आप I नेगेटिव ले, यहाँ पे आयोडाइड ले लें, तो आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट है, तो वो मेटल को सॉफ्टनेस की तरफ लेके जाएगा, और सॉफ्ट क्या है, स्टेबल है। सो बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट लिगेंड एंड द साइनाइड लिगेंड मेक्स द मेटल सॉफ्ट, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड इसके अंदर आता है कि अगर आप कार्बोनिल एज अ लिगेंड ले रहे हैं और आपके पास चॉइस है कि आपने X में H नेगेटिव भी ले सकते हैं और F नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो आप कौन से लिगेंड को प्रेफर करेंगे। अगर आपका मेटल पहले से ही कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है तो कार्बोनिल सॉफ्ट है, आप मेटल को मत देखिए, सिर्फ लिगेंड को देखिए कि लिगेंड किस तरह का लिगेंड मेरी मेटल से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बोनिल जुड़ा हुआ है तो मैं X किसको लूँगी, H नेगेटिव या F नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है मैं H नेगेटिव को प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि H नेगेटिव सॉफ्ट है और F नेगेटिव मेरा हार्ड लिगेंड है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपके पास निकल टेट्रा कार्बोनिल, और उसमें मैंने डाला X। अगर मैं लिगेंड डाल रही हूँ तो मेटल मेरी सॉफ्ट है, कार्बोनिल भी कैसा है, सॉफ्ट लिगेंड है। हार्ड एंड सॉफ्ट करेक्टर आर रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट करेक्टर ऑफ मेटल आयन affected by other ligand present by the principle called symbiosis. Okay, now hard species will tends to increase the hardness of the atom to which they are bonded and thus increase the tendency to abstract more hard species. कि hard species अगर hard ligand bind कर रहा है तो वो metal को बहुत ज़्यादा hardness की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, और अगर soft ligand है तो वो metal को softness की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा। तो X ligand मुझे ऐसा लेना है जिस तरह का ligand मेरा पहले से metal के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है हेलोपेंटा सियानो कोबाल्ट 3,
तो यहाँ पे एक्स देखना है, तो साइनाइड को देखो, साइनाइड क्या है, सॉफ्ट, तो एक्स भी क्या होना चाहिए, सॉफ्ट। और अगर मेरे पास ऑप्शन है आई नेगेटिव एफ नेगेटिव, तो मैं किसको चूज करूँगी, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा आई नेगेटिव के साथ, और एफ नेगेटिव के साथ कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। अगेन द रूल ऑफ सिम्बायोसिस। नेक्स्ट आपके पास हेलोपेंटामीन कोबाल्ट। अब देखो अमीन में नाइट्रोजन की तरफ से बाइंड हो रहा है, अगेन नॉफ, नॉफ इज हार्ड साइड, एन के साथ बाइंड हो रहा है, तो एक्स कैसा होना चाहिए मेरा, हार्ड, क्योंकि ये मेरा जो लिगेंड है वो मेटल को हार्डनेस की तरफ लेके जाएगा, तो मुझे हार्ड लिगेंड चाहिए, तो मैं एफ नेगेटिव का चूज करूंगी रेदर देन आई नेगेटिव। ओके, तो एफ नेगेटिव के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आई नेगेटिव के साथ आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट है जैसे अगेन CONH3 5NCS। तो देखो ये बाइंडिंग भी बता रहा है कि एम्बिडेंट लिगेंड किस साइड से बाइंड करेगा। अमोनिया हार्ड साइड थी, तो बाइंडिंग जो एक्स लिगेंड की बाइंडिंग है वो भी किसकी साइड से हो रही है, हार्ड साइड की तरफ से। हेंस इन एम्बिडेंट लिगेंड लिंकेज टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन, हेंस सिम्बायोसिस आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द प्रेफर्ड साइड फॉर एम्बिडेंट लिगेंड। नेक्स्ट अगेन साइनाइड मेरा सॉफ्ट था, तो बाइंडिंग किसकी तरफ से करवा दी, सल्फर की तरफ से। अगेन सिम्बायोसिस प्रिंसिपल, सो बाइंडिंग विल टेक्स प्लेस थ्रू दी सल्फर साइड। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बोनिल सॉफ्ट है। अगेन मेरे पास चॉइस है H नेगेटिव या F नेगेटिव, तो ऑब्वियसली बात है मैं किसको चूज करूंगी, H नेगेटिव को चूज करूंगी, क्योंकि पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड लगा हुआ है, F नेगेटिव को चूज नहीं करूंगी। अब ये जो आपका पास आया है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेंटिसिटी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डीपीपी में नहीं मिलेगा। डीपीपी फर्स्ट डिस्कस कर ली है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और डीपीपी सेकंड में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके इस टॉपिक से रिलेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर अमोनिया देखिए, अमोनिया मेटल के साथ बाइंड कर रहा है, तो एक लिगेटिंग साइड है, डेंटिसिटी विल बी 1। वाटर में डेंटिसिटी अगेन 1, एफ अगर है तो वहाँ पे भी डेंटिसिटी 1, क्योंकि डेंटिसिटी में आप लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। डेंटिसिटी में आप क्या इंक्लूड करते हैं कि कितना लिगेटिंग साइड कितने हैं आपके, तो लिगेटिंग साइड 1 है तो डेंटिसिटी आपका 1 रहेगा। याद रखना है डेंटिसिटी में आप लोन पेयर और पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चिलेट इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे डीपीपी में, आप जाके चेक करना। सो चिलेटिंग इफेक्ट क्या है, लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर साइट व्हेन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम, देन इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड चिलेट। जहाँ पे आपके लिगेटिंग पे एक से ज़्यादा डोनर साइट्स हैं, और जब वो मेटल एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वो एक रिंग बना लेगा, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे चिलेट, चिलेट रिंग। और इस इफेक्ट को आप बोलेंगे चिलेट इफेक्ट। Complex with polydendent ligand are thermodynamically more stable than the complex with same number of monodendent ligand। मीन्स आपका जहाँ पे आपके लिगेटिंग साइट्स ज़्यादा होंगे, डोनर साइट्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेरिजन टू दोज कॉम्प्लेक्स विच आर फॉर्म बाय दी मोनोडेंडेंट लिगेंड, जहाँ पे एक ही लिगेटिंग साइट थी। और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था 5647, याद रखना है 5647। 5 वाला मोर स्टेबल है 6 से, 6 वाला स्टेबल है 4 से, 4 वाला स्टेबल है 7 से, ठीक है। तो अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। आपने निकल प्लस 2 लिया और उसके अंदर 6 अमोनिया डाले, तो आपके पास बना हेक्सामीन निकल 2। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है हेक्सामीन निकल 2, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 2 × 10⁸8। और यहीं पे अगर आप इथिलीन डायमीन का यूनिट यूज़ करते हैं तो आपके पास जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और वैल्यू हो जाती है 1.4 × 10⁻17। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट में कितना चेंज आया है, मतलब आपका वहाँ पे 2 × 10⁸8 है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाती है 1.7 × 10⁻17, मीन्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जब आपके क्या पॉलीडेंडेंट लिगेंड आके क्या करते हैं, मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिलेट रिंग बन जाएगी एज कंपेरिजन टू दोज जहाँ पे आपका मोनोडेंडेंट लिगेंड बाइंड करता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं निकल का यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है, 3 आपके पास इथिलीन डायमंड की यूनिट है, और आपके निकल पे +2 चार्ज है। सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रिया कांस्टेंट, तो हमने ये इक्वेशन पता है, दैट इज ΔG इज इक्वल टू -के RT/ln। अगर ln k निकालना है तो RT को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -ΔG/RT। ΔG किसके इक्वल होता है, ΔH - T ΔS, वैल्यू पुट करो ΔG का,
तो माइनस साइन ऑलरेडी था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बाई आर टी, दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा एंट्रोपी के केस में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए इक्वेशन में दो फैक्टर आपके पास आ रहे हैं कि आपका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक आपका है एंथैल्पी फैक्टर दैट इज डेल्टा एच, एंड सेकंड वन इज द एंट्रोपी फैक्टर दैट इज डेल्टा एस। तो हम कह सकते हैं कि जो चिलेट इफेक्ट है मेरा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वन इज एंथैल्पी फैक्टर एंड अनदर वन इज द एंट्रोपी फैक्टर। अब किस फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट्स में, ठीक है। विच ऑफ द स्टेट इज करेक्ट और नॉट, वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाएगा और करेक्ट और इनकरेक्ट में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं क्या होगा। The stability constant depends upon two factors, that is delta H enthalpy and the entropy factor delta S. डेल्टा एस चेंज एंड डेल्टा एच चेंज, देखते हैं कि डेल्टा एस और डेल्टा एच में कितना चेंजेस आएगा। तो जब मैं निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ किसका, अमोनिया का, तो मेरे पास ये बन जाएगा हेक्सामीन निकल 2, और यहाँ पे इथिलीन डायमीन के साथ भी हमारे पास इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, बस वहाँ पे चिलेट रिंग बन जाएगी और वहाँ पे चिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो लोग के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस में डेल्टा एस बाई आर टी। तो ये याद रखना आपने कि के जो होगा आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंट्रोपी के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंथैल्पी के, ठीक है। आपको यहाँ से भी दिख रहा है क्योंकि माइनस डेल्टा एच है, तो अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई डेल्टा एच। तो लोग के डायरेक्टली डिपेंड करेगा डेल्टा एस पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा एच के। तो यानी कि एंट्रोपी के साथ साथ मेरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी और इंथैल्पी के साथ मेरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी, कि अगर मैं इंथैल्पी बढ़ रहा है तो मेरा स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एस अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और अगर डेल्टा एच मेरा कम है तो उस केस में मेरा स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। सो डेल्टा एच डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चिलेशन, इट्स रोल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर 6 निकल नाइट्रोजन बॉन्ड इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. Delta H depends upon bond formation and bond breaking which release energy. So no change in delta H and in delta S have dominant effect on chelation. May be understand by the given example. ये example आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कोई वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स लिया और उसमें 6 अमोनिया डाला, तो 6 अमोनिया डाला तो वाटर मेरा रिप्लेस हो गया 6 अमोनिया से और मेरे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल है और एक मेरा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है दैट इज 7। रिएक्टेंट में कितने हैं, 6 अमोनिया और एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स 7। सो 7 माइनस 7 कितने फ्री मॉलिक्यूल है, 0। नेक्स्ट केस जब आपने इथिलीन डायमीन डाला तो उस केस में चिलेशन हो गया, चिलेशन की वजह से वाटर कितने निकल रहे हैं, 6, और जो मेरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 7। रिएक्टेंट में कितने, रिएक्टेंट में आपने 3 इथिलीन डायमीन लिया और एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि 4 है। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 7 माइनस 4 दैट इज 3 फ्री मॉलिक्यूल मेरा बाहर निकल रहा है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ गई। अब मैंने लिया एडीटीए, तो मेरे रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल ले रही हूँ मैं, 2 मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट में अगेन कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल और एक एडीटीए वाला कॉम्प्लेक्स। अगेन प्रोडक्ट कितना है, 7 मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट में कितना ले रही हूँ, 2, तो 7 माइनस 2 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपका एंट्रोपी मीन्स फ्री मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। सो नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज डेल्टा एस। जैसे तो अगर मेरा नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो इस केस में एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेल्टा एस। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने चिलेशन में पढ़ा कि जो चिलेशन है, चिलेशन में किसका इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। इफेक्ट देखिए दोनों ऑपरेट करेंगे, डेल्टा एच भी ऑपरेट करेगा एंड डेल्टा एस भी ऑपरेट करेगा, बट जो मेजर रोल होगा आपका वो कौन प्ले करेगा, वो प्ले करेगा आपका डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी फैक्टर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। और इससे रिलेटेड डीपीपी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।